अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। दूसरे दिन उठने और रेडी होने के बाद हम नाश्ते के लिए सिटी सेंटर का रुख करते हैं। ज़बरदस्त सा नाश्ता करने के बाद हम इस सिटी की ऊंची नीची गलियों में से होते हुए वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं। आज के दिन क्योंकि वेदर ऐप हमें बारिश शो करती है, इसलिए हम ये डिसाइड करते हैं कि आज का दिन जो है वो हम बर्गन सिटी और इसके गिरदोनवा को विज़िट करेंगे। इसी कश्मकश में गाड़ी के करीब पहुंचने पर हमें अगला झटका लगता है। मेरी दूर से ही गाड़ी की विंड स्क्रीन पे पड़े येलो पेपर को देख के कुछ ऐसी आवाज़ निकलती है, लो जी, पर्ची लगी हुई है भाई। अब मैं इसे अपनी लापरवाही कहूँ या फिर नाश्ते की कशिश कि हम गाड़ी को गलत पार्क करके सिर्फ ये सोचते हुए कि आज वीकेंड है और आज इंस्पेक्टर्स कहाँ से आएंगे, कहीं भी लगा के चले जाते हैं। दिल तो बहुत किया कि इस येलो पेपर की कश्ती बना के इन्हीं के समुंदर में फेंकाऊं, लेकिन फिर कड़वा घूंट भर के इसको जेब में रखना पड़ा। ये कड़वा घूंट पीने के बाद हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ। हमें बर्गन से 45 मिनट की मुसाफत पे बेखिल्दरन नाम की एक जगह नज़र आई, जहाँ पे थोड़ी सी हाइक करने के बाद एक टनल में जाना था और वो टनल देखने में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो ये सोच के हम निकल पड़े कि बर्गन के करीब ही थोड़ी सी हाइकिंग हो जाएगी, टनल देखेंगे और फिर वहाँ से वापस आके बर्गन सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। गाड़ी पार्क करके हाइक के स्टार्टिंग पॉइंट के करीब जाके हमें मालूम हुआ कि वो हाइक आधे घंटे की नहीं बल्कि 2 से 3 घंटे की हाइक थी। और सोने पे सुहागा हमें हाइकिंग पे आए हुए कुछ और लोगों से मालूम हुआ कि उस टनल में जाने के लिए एग्जैक्ट 6 बजे वहाँ पे पहुँचना होगा, क्योंकि 6 बजे लो टाइड होने की वजह से समुंदर का पानी अपनी सतह से नीचे जाएगा, तो गार की एंट्रेंस ओपन हो जाएगी और सिर्फ 1 घंटे का टाइम होगा जिसमें लो टाइड रहेगी और उसके बाद पानी अपनी सतह पर वापस आ जाएगा और गार वापस बंद हो जाएगा। ये सुनने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो गए और अपनी जान को कीमती समझते हुए जिन पाँव से आए थे उन्हीं कदमों वापस हो लिए। वैसे तो हम तीनों में से किसी को भी म्यूज़ियम्स में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन नेचर कॉल की वजह से हमने इस करीबी म्यूज़ियम को गनीमत जाना और टॉयलेट के साथ साथ म्यूज़ियम को भी विज़िट कर लिया। म्यूज़ियम में ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए हम जल्दी ही बर्गन की तरफ वापस चल पड़े और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि हम 45 मिनट दूर सिर्फ सूसू करने गए और फिर 45 मिनट की ड्राइव करके वापस आ गए। जो लोग जर्मनी से नॉर्वे घूमने के लिए आ रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि नॉर्वे में पार्किंग की जगह इस पी वाले बोर्ड से शुरू होती है और नो पार्किंग के बोर्ड पे जाके ख़त्म होती है। तो पी के बोर्ड से लेके नो पार्किंग के बोर्ड तक आप पार्क कर सकते हैं। जर्मनी में इससे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे पार्किंग का बोर्ड लगा होता है और उसके साथ एरो होता है और एरो से आपको अंदाज़ा होता है कि किस डायरेक्शन में ये पार्किंग का बोर्ड स्टार्ट हो रहा है। और सेम इसी तरह नो पार्किंग वाले बोर्ड पे भी एरो होता है। इसी तरह एक और डिफरेंस ये है कि जर्मनी में स्ट्रीट पार्किंग करते हुए जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं सिर्फ उसी डायरेक्शन में आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। जबकि नॉर्वे में हमने दोनों साइड्स पे गाड़ी पार्क हुए देखी हैं। तो अगर किसी को आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि नॉर्वे में क्या ये अलाउ है या फिर ऐसे ही लोगों ने पार्क की हुई थी। बर्गन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो बर्गन 11वीं सेंचुरी में वाइकिंग्स के ज़माने में ट्रेडिंग के लिए वजूद में आया। इसका ओरिजिनल नाम ब्योर्गविन था, जिसका उर्दू में मतलब बनता है पहाड़ों के दरमियान
सब्ज़े का मैदान, नाम में ही शायराना फीलिंग है। बर्गन 12वीं और 13वीं सेंचुरी तक नॉर्वे का कैपिटल था और मुल्क में ट्रेड रूट का गढ़ था। इसके बारे में अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बर्गन को फियोर्ड्स का गेटवे भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ फियोर्ड्स पे जाने के लिए बर्गन के रास्ते ही होके जाना पड़ता है। उसके अलावा इसको सिटी ऑफ 7 माउंटेन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये शहर 7 पहाड़ों से घिरा हुआ है। 2 मशहूर पहाड़ों के नाम उल्रिकन और फ्लोयन हैं, और फ्लोयन की ऊंचाई तक जाने के लिए काफ़ी अच्छा ट्रैक बना हुआ है। तो हम फ्लोयन के ऊपर जा रहे हैं शहर को ऊंचाई से देखने के लिए। तकरीबन 40 मिनट की शदीद वाली ऊंचाई चढ़ने के बाद हमें दोबारा लोग नज़र आने शुरू हुए और थोड़ी गहमा गहमी फील हुई। नॉर्वे में ट्रॉल्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि वो यहाँ की पुरानी मिथिकल स्टोरीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बल्कि शायद अगर आप किसी नॉर्वेजियन बच्चे से पूछें तो वो शायद आपको आज भी यही कहेगा कि ट्रॉल्स यहाँ के जंगलात में पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जगह जगह पे ट्रॉल्स के मुजस्मे नज़र आते हैं और इनके सोवेनियर्स दुकानों पे बिक रहे होते हैं। ऑल्दो मेरे माइंड में जो ट्रॉल्स थे वो बहुत ही क्यूट थे, लेकिन यहाँ के ट्रॉल्स देख के मेरा उनसे यकीन ही उठ गया। यहाँ पे हम भी खड़े होकर थोड़ी देर सिटी के व्यूज़ एंजॉय करते रहे, कुछ तस्वीरें ली बाकी लोगों की तरह और बैठ के कॉफ़ी पी। यहाँ पे कुछ टाइम गुजारने के बाद हम वापस सिटी सेंटर की तरफ चल पड़े। जिस रास्ते से ऊपर जाने में हमें 2 लीटर पसीने के अलावा 40 से 50 मिनट की मुशक्क़त लगी, वहाँ से नीचे जाते हुए 10 मिनट भी नहीं लगे। इस ट्रेन को देखते हुए हमने फ़ैसला किया कि आइंदा कभी बर्गन आए और इस पहाड़ी पे गए तो पैदल जाने की बजाय ट्रेन का इंतखाब करेंगे, और यही सोच के हम ट्रेन को सलामी देने के लिए 2 मिनट रुक गए। पहाड़ी से उतरने के बाद हम आ गए ब्रेगन, जो बर्गन का सबसे आइकॉनिक एरिया है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। यहाँ पे ये रंग बिरंगे लकड़ी के घर इंतहाई खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी देर कुछ सोवेनियर देखे, जो शायद हम आखिरी दिन खरीदते वापस एयरपोर्ट पे जाने से पहले। सोवेनियर देखने के बाद हम ये मिनी क्रूज़ देखने हैं, जो कि हमें दूर से बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। ये क्रूज़ कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन देखने में बहुत ही प्यारी थी। बर्गन की एक और मशहूर जगह यहाँ की फ़िश मार्केट है, और क्योंकि वो बिल्कुल करीब ही थी तो हम गए सीधा फ़िश मार्केट। फ़िश मार्केट में आते ही हमें लगा जैसे हम किसी एक्वेरियम में आ गए हों। पहली दुकान में ही ज़िंदा केकड़े पड़े हुए थे और ये लोग वही काट के लोगों को खिला रहे थे। इन केकड़ों की इस टाइम पे बिल्कुल ब्रायलर मुर्गी जैसी हालत थी, लेकिन इन्हें देखने के बाद एक बार मेरी सारी भूख ख़त्म हो गई। ये देखने के बावजूद हम फिर भी पूरी फ़िश मार्केट से होके गुजरे, शायद ये सोचते हुए कि इससे भी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हमें नज़र आ जाए, लेकिन मुफ्त में शायद इतना ही होता है।
और इसके बाद हम गए खाना खाने और दिन का इख्तिताम किया, क्योंकि यहाँ पे आपको घड़ी देखे बगैर दिन और रात का तो पता ही नहीं चलता। और अगले दिन सुबह होते ही हम फियोर्ड्स के दरमियान एक छोटे से शहर वॉस की तरफ निकलते हैं। दो दिन टेस्ला ड्राइव करने के बाद मेरा ऑटो पायलट पे यकीन बढ़ता जा रहा था और मेरे दोस्तों का मुझ पर से यकीन घटता जा रहा था। मैंने ऑटो पायलट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दिया था, क्योंकि टाइम के साथ साथ मुझे समझ आ चुका था कि ऑटो पायलट किस जगह पे अच्छा चलता है और किस जगह पे प्रॉब्लम्स करता है। जिन लोगों को ऑटो पायलट का नहीं पता उनके लिए बताता चलूँ कि ऑटो पायलट में गाड़ी खुद ड्राइव करती है और अपनी स्पीड, स्टीयरिंग और ब्रेक तीनों चीज़ें खुद कंट्रोल करती है। जैसा कि आप स्क्रीन की लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि गाड़ी की दोनों साइड पे डार्क ब्लू लाइन एक्टिव है, जिसका मतलब है कि इस टाइम पे ऑटो पायलट एक्टिवेट है और इस टाइम पे गाड़ी अपने आप को खुद कंट्रोल कर रही है। ऑल्दो ऑटो पायलट का फ़ीचर आजकल ऑलमोस्ट हर नई गाड़ी में आ रहा है, लेकिन टेस्ला का फ़ीचर थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि उसको आप सिर्फ डेस्टिनेशन दे दें तो वो आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ले जाता है। लेकिन ये वाला फ़ीचर अभी यूरोप में एक्टिव नहीं है। यूरोप में अभी सिर्फ जो है वो लेन असिस्ट का फ़ीचर देता है, जिसमें जो है वो गाड़ी अपने आप को खुद सेंटर लेन में रखती है और अगली गाड़ी को देख के खुद ब्रेक लगा लेती है और उसके साथ साथ जो है वो खुद चलना शुरू कर देती है। लेकिन अभी इस फीचर पे फुली रिलाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ गाड़ी चलाते वक्त कई बार हुआ कि अगर कोई गाड़ी दूसरी लेन में हमारे ज़्यादा करीब आ गई तो हमारी गाड़ी ने ऑटोमेटिकली फ़ीचर डिसेबल करके गाड़ी को ड्राइव करना छोड़ दिया, जो कि कुछ टाइम्स में रिस्की हो सकता है। और क्योंकि ऑटो पायलट वाला फ़ीचर अभी बीटा मोड में है तो आपको अपने दोनों हाथ हर वक्त स्टीयरिंग पे रखने पड़ते हैं और गाड़ी आपको खुद स्क्रीन पे थोड़ी थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन देती है कि स्टीयरिंग पे थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करें, ताकि उसे ये पता चलता रहे कि आपने स्टीयरिंग पे हाथ रखे हुए हैं। लेकिन सिर्फ यही फ़ीचर आपको काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि आप अपना पाँव एक्सेलरेटर और ब्रेक से उठा लेते हैं और स्टीयरिंग पे भी आप हल्का सा हाथ रखते हैं, जिसके बाद आप काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं और इतना ज़्यादा थकते नहीं हैं। नॉर्वे में आधा मज़ा तो इस ड्राइव का ही है, क्योंकि आपको हर तरफ पहाड़ी पहाड़, पानी और इतनी खूबसूरती नज़र आती है कि आप किसी भी पॉइंट पे रोक के वहाँ पे घूम फिर सकते हैं। यहाँ पे पहुँच गए हैं हम वॉस, और वॉस पहुँचते ही स्काई डाइविंग करते हुए और करतब दिखाते हुए कुछ लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया। ये देखते ही हमारा मज़ा दोबाला हो गया, क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि इस टाइम पे वॉस में एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का फेस्टिवल चल रहा है। हमें यहाँ पे एक लोकल ने बताया कि आज एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आखिरी दिन है और थोड़ी देर के बाद सारे पार्टिसिपेंट्स और टाउन के लोग एक पार्टी के लिए इकट्ठे होने वाले हैं। ये सुनते ही हमने मुफ्त पार्टी पे जाने और एक्टिविटीज़ पे जाने के दरमियान में वोटिंग की, और जैसा कि आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि तीनों वोट पार्टी के हक़ में आए। साथ ही मैं आपको वॉस की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताता चलूं कि वॉस का पूरा नाम वॉस वेंगन है। नॉर्वे में क्रिश्चियनिटी का आगाज़ वॉस से ही हुआ था, जब यहाँ के एक बादशाह ओलाव ने पहले तो ख़ुद क्रिश्चियनिटी कबूल की और फिर फोर्सफुली वॉस के बाकी लोगों को भी क्रिश्चियन बनाया। इसीलिए यहाँ पे नॉर्वे की सबसे पुरानी चर्च मौजूद है। इसके अलावा वॉस वर्ल्ड वॉर 2 के हिसाब से भी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जब 1940 में बेर्गन पे जर्मन फोर्सेस ने कब्ज़ा कर लिया था तो नॉर्वेजियन आर्मी ने वॉस में अपना सबसे बड़ा कैंप बनाया और यहाँ से ही असला और बारूद वगैरह बाकी जगहों पे सप्लाई किया जाता था, जिसकी वजह से जर्मन एयर फोर्स ने इस जगह पे बमबारी की और एक टाइम पे ये पूरा टाउन बिल्कुल तबाह हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर इस टाउन को दोबारा से बहाल किया गया। इस टाउन का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसको नॉर्वे का एड्रेनालिन कैपिटल भी कहा जाता है,
क्योंकि यहाँ पे आउटडोर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जिनमें स्कीइंग, कयाकिंग, स्काई डाइविंग और पैराग्लाइडिंग शामिल हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है साल में एक बार, जो कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसमें पूरी दुनिया से थ्रिल सीकिंग लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार के फेस्टिवल में हमारी भी शमूलियत हो गई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी शमूलियत सिर्फ आखिरी पार्टी तक महदूद है। इसके अलावा वॉस में नॉर्दर्न यूरोप की सबसे बड़ी केबल कार भी है, जिसमें बैठ के आप पहाड़ के ऊपर जाके शहर के व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। और ये एक ऑल ईयर राउंड डेस्टिनेशन है, तो चाहे सर्दी हो या गर्मी, यहाँ पे करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हमने एक इलेक्ट्रिक चार्जर ढूंढना शुरू किया और गाड़ी को चार्जिंग पे लगाया। और चले गए पार्टी वाली लोकेशन पे। यहाँ पे अभी क्योंकि शाम का टाइम था तो ज़्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट वाइब अच्छी थी। पहले टेंट में गए तो मालूम हुआ कि वहाँ पे एक लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है। Jeg skrevet masse ny musikk som dere skal få høre her i kveld. हम भी थोड़ी देर कॉन्सर्ट एंजॉय करने लगे। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, हम बआसानी स्टेज के करीब चले गए। कॉन्सर्ट के बाद हमें बैंड की लड़कियाँ बाहर मिलीं, तो हमने थोड़े शौक़े होते हुए उनके साथ एक तस्वीर भी खिंचवा ली। कॉन्सर्ट में मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो ये कि स्टेज के बिल्कुल एंड सामने लेफ़्ट साइड पे डिसेबल लोगों के लिए एक और स्टेज बनाया हुआ था, जहाँ पे वो आराम से ऊंचाई पे बैठ के कॉन्सर्ट को एंजॉय कर सकते थे। उसके बाद बाहर आके हमने थोड़ी बहुत तस्वीरें लीं। दूसरे टेंट में गए जहाँ पे खाने का इंतज़ाम था, लेकिन अपने काम की हमें कोई चीज़ न मिली, तो हम फेस्टिवल को अलविदा कहते हुए आगे चल पड़े। वहाँ से निकल के हम गाड़ी की तरफ चल पड़े और वापस बेरगन जाने का इरादा किया। गाड़ी के पास आते ही ये डरावनी दज्जाल जैसी आंख एक्टिवेट हो जाती है। और ये भी टेस्ला का एक अच्छा फ़ीचर है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेंट्री मोड आता है, तो अगर कोई आपकी गाड़ी के पास आए तो गाड़ी ये आंख दिखा के उसको बताती है कि गाड़ी में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग्स का स्टार्ट हो गई है और वो अपने इर्द गिर्द की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर और रिकॉर्ड कर रही है। तो जैसे जैसे मैं टेस्ला चला रहा था, मेरा गाड़ी पे एतमाद बढ़ता जा रहा था और अब तो मैंने कई बार स्टीयरिंग छोड़ना भी शुरू कर दिया था। हमने ऑटो पायलट के साथ डिफरेंट तजर्बे करना शुरू किए ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि कहाँ पे ऑटो पायलट अच्छा चलता है और कहाँ पे नहीं। और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हाईवेज़ पे तो ऑटो पायलट काफ़ी अच्छा चलता है, लेकिन सिटी के अंदर और स्पेशली राउंड अबाउट्स पे ऑटो पायलट बिल्कुल नहीं यूज़ किया जा सकता। इनफैक्ट राउंड अबाउट में तो ऑटो पायलट गाड़ी
राउंड अबाउट के सेंटर तक ले जाता है और उसके बाद अचानक ही कंट्रोल छोड़ देता है, जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है। वापस बर्गन पहुंच के हमने एक हलाल रेस्टोरेंट ढूंढा और अपने घर की तरफ रवाना हो गए, ताकि रात को सोने से पहले कुछ बोर्ड गेम्स खेलने का भी टाइम मिल जाए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि आप आइंदा आने वाली वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि हमारे ट्रिप का सबसे बेहतरीन दिन मैं आपको अगली वीडियो में दिखाने वाला हूँ।